प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है ऑनलाइन गुरुकुल की इस ऑनलाइन फ्री क्लासेस में। आज हम करेंगे प्रश्नावली 1.2 के सभी प्रश्न। इससे पहले हमने प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्नों को अच्छे से समझा था, उसे सॉल्व कर लिया था। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं वो पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी इन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है ना, तो उस पर टच कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन कॉल पर सेट कीजिए ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो जल्दी शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.2 का। सबसे पहले हम करेंगे पहला प्रश्न। ठीक है, तो पहले प्रश्न में हमें क्या दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी हमें इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में, यानी उनके गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, उनके गुणनफल के रूप में, यानी गुणा करके भी लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट इसका। तो फर्स्ट हम कैसे करेंगे, इसे समझना, सिर्फ समझना है, देखना है। और बस किताब तो खोल के आप बैठे ही होंगे, मुझे पता है, अगर नहीं बैठे तो खोल लेना अभी। ठीक है, तो 140 का हमें निकालना है अभाज्य गुणनखंड। हम कैसे निकालते हैं 140 के अभाज्य गुणनखंड? हम इस रूप में निकालते हैं गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 140 काटते रहो जब तक एक नहीं आ जाता नीचे। 2 से कटेगा 2 7 14 0, फिर 2 से कटेगा 2 3 6, 2 5 10, फिर 3 नहीं 5 7 35, 5 से कट जाएगा 5 7 35, फिर 7 से कट जाएगा 7 एकम 7। अब इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमें व्यक्त करना है, तो गुणनफल के रूप में। तो हम क्या करेंगे कि 140 इसके हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले 2 गुणा 2 गुणा 5 और गुणा 7। अब ये हमने सिंपल फॉर्म में रख रखे हैं, इसे घात के रूप में रख लो कि 2 की 2 बार आया हुआ है तो 2 की घात 2 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 5 तो एक बार ही है तो 5 की घात 1 रख लो, या 5 का 5 ही रख लो, मल्टीप्लाई 7, ये हमारा फर्स्ट हो गया। ऐसे हम करना है सेकंड भी। तो सेकंड में हमें क्या दिया गया है, सेकंड में हमें दिया गया है 156। 156 इसके भी गुणनखंड निकालो, क्या निकलेंगे 156 के। ठीक है, तो 2 से कटेगा 2 7 14, 2 8 16 हो जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा 2 3 6, 2 9 18 हो जाएगा, फिर 3 से कट जाएगा 3 एकम 3, 3 3 9, फिर 13 से ही कटेगा तो 13 एकम 13। तो 156 के जो गुणनखंड हो गए वो हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 13। ठीक है, इसे भी घात के रूप में लिख लेंगे, तो 2 की घात 2 और गुणा 3 और गुणा 13। बिल्कुल सीक्वेंस वाइज रखेंगे, चाहे आप काट बड़ी से भी पहले काट सकते हो, बट रखना आपको बिल्कुल सीक्वेंस से है। ठीक है, बिल्कुल क्रम से रखना है, छोटे से बड़े के रूप में। ठीक है, तो हमने इसे कर लिया, ये भी हो गया आराम से। अब अगला जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 3825, यानी 3825। तो थर्ड में हमें करना है 3825। ठीक है, तो 3825 का हम गुणनखंड निकालेंगे। 3825 5 हैंड में तो 5 से काट सकते हैं, 5 7 35 हो जाएगा, 36 37 38 बचा 3, 5 6 30 हो जाएगा, 31 32, 5 5 25 हो जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, 5 एकम 5 6 7, 5 पंजे 25 और 5 तिया 15। ठीक है, फिर 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3। अब ये किससे कटेगा, 17 34 37 51 17, ये फिर दोबारा 3 से कट सकता है, तो 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 7 21, फिर 17 से कट जाएगा 17 एकम 17। ठीक है, तो अब इन्हें बस सही क्रम में रखना है, छोटे से बड़े के रूप में। तो इसका क्या हो जाएगा 3825 का हो जाएगा 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, और ऐसे ही हो जाएगा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 17। ठीक है, अब दे रखा है हमें 5005, यानी हमारा जो फोर्थ है वो हमें दिया हुआ है 5005। ठीक है, तो यही हमें दे रखा है, इसका भी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे हम। तो 5005, तो इसे 5 से काट सकते हैं, एंड में 5 है तो 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5, और फिर ये किससे कटेगा 11 से कट जाएगा। 11 से कटेगा कैसे कि 11 99 हो जाएगा, 1 बचा 100, 11 एकम 11, 11 यानी 91 बचा। अब 7 एकम 7, 8 9 10, 8 9 7, हाँ 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 8 9 7 14 7 21 हो जाएगा, फिर 13 से, तो 13 एकम 13। बस ये अभाज्य संख्याओं से ही भाग देनी है, बस ये आपको याद रखना है, अभाज्य संख्याओं से ही काटना है, जब भी तो अभाज्य गुणनखंड बनते हैं। तो 5005 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, ये हो गए, सीक्वेंस से लिखो। सबसे पहले आ गया 5, फिर गुणा 7, फिर गुणा 11, फिर गुणा 13। यहाँ तो कोई डबल बार आ ही नहीं रहा है, तो ये तो सिंपल सा हो गया। उसके बाद आ गया हमारा लास्ट जो है, यानी फिफ्थ हमारा दे रखा है 74 29। इसे भी काट लेंगे, तो इसे भी कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड 74 और 29। अब देखो
ये आपको चूज़ करना है। मैंने तो देखते ही से पहचान लिया कि हाँ ये किस किस से कटेगा, बट आप इसे काट काट के देखो, सिर्फ अभाज्य संख्याओं से ही काटना है, बस ये याद रखना। ठीक है, अभाज्य संख्याओं से ही काटना है। तो ये कटेगा, पहले तो कटेगा 17 से, 17 34 7 51 17 चौका 68, 17 चौका 68 69 70 71 72 73 74, 6 बचा है और ऊपर से 2 डाल लिया, 17 34 7 51 और 17 7 119 हो जाएगा। फिर ये कटेगा 19 से, 19 ही कम 19, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38 हो जाएगा, 38 39 40 41 42 43, यानी 5 बड़ा 19 दूनी 38 29 57। फिर कटेगा 23 से। ठीक है, तो 23 ही कम 23, तो बस इसके गुणनखंड क्या हुए, 7 4 2 9 के गुणनखंड हो गए 17 गुणा 19 गुणा 23। ठीक है, और यही हमारे सभी के सभी आंसर है। ठीक है, समझ में आया ना? कोई डाउट हो तो पूछ लेना। इस तरह हम अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। ठीक है, अब करते हैं अगला प्रश्न। तो दूसरा हमें दिया गया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, साथ ही उत्तर की जांच भी कीजिए। यानी हमें इसकी जांच भी कीजिए कि दो संख्याओं गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM होता है क्या। तो सबसे पहले तो हमें दिया गया है फर्स्ट इसका, तो फर्स्ट में हमें दिया गया है क्या, 26 और 91, 26 और 91। तो इसके अभाज्य गुणनखंड निकालो दोनों के अलग अलग। HCF और LCM निकालना है पहले तो इनका। ठीक है, HCF और LCM निकालना है। तो 26 के जो अभाज्य गुणनखंड हो गए, 26 के अभाज्य गुणनखंड जो हो गए, तो इसे निकाल लो। 26 के अभाज्य गुणनखंड मैं सीधा आपको बता रहा हूँ, आप तो कर लेना। 13 दूनी 26 होता है, तो 2 गुणा 13 होता है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड आपको पता है कैसे निकालना है। उसके बाद आपको निकालने हैं 91 के अभाज्य गुणनखंड, 91 के अभाज्य गुणनखंड। अब 13 7 91 होता है, तो 7 गुणा 13, सिर्फ अभाज्य संख्याओं से ही काटना है, ये याद रखना। ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, और अभाज्य संख्याओं के बारे में आपको मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, तो जो हमें करना है, सबसे पहले इसका ज्ञात करना है HCF। अब HCF में क्या होता है, जो कॉमन गुणनखंड है, याद रख लेना, कॉमन गुणनखंड जो है, कॉमन कौन सा है, 13 है, 13 है। ठीक है, कॉमन गुणनखंड की सबसे छोटी घात, क्योंकि यहाँ है नहीं ना कोई डबल डिजिट, तो इसलिए घात तो है नहीं यहाँ। तो कॉमन गुणनखंड की सबसे छोटी घात बस आपको यही याद रखना है कि कॉमन गुणनखंड की सबसे छोटी घात HCF होती है। तो यहाँ HCF क्या दिख रहा है, HCF है 13। ठीक है, और LCM हमारा क्या हो जाएगा, LCM हमारा हो जाएगा कि सभी गुणनखंड की सबसे बड़ी घात, सभी गुणनखंड की सबसे बड़ी घात। तो यहाँ तो घात का हिसाब ही नहीं है, तो यहाँ तो सीधा सभी गुणनखंड आ जाएंगे। तो 2 गुणा 7 गुणा 13, बस एक बार लेना है सबसे बड़ी घात। अगर यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, तो एक ही घात लेंगे ना, यानी एक बार ही लेंगे। ठीक है, तो एक बार ही लेना है सभी गुणनखंड को। ठीक है, एक बार नहीं कह सकते कि जिसकी सबसे बड़ी घात होगी, याद रख लेना। HCF कॉमन गुणनखंड की सबसे छोटी घात, और LCM सभी गुणनखंड की सबसे बड़ी घात। ठीक है, ये हमारा LCM है, और LCM गुणा करके लिख लो। 7 दूनी 14, 14 की जब 13 में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी 14 और 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएगा हमारा। ठीक है, अब हमें दिया गया है, हमें क्या सिद्ध करना है, जांच करनी है। लिख लो यहाँ, जांच, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM के। ये हमें सिद्ध करना है, मतलब ऐसा कुछ होता है क्या। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल 26 और गुणा 91 और बराबर HCF गुणा LCM, यानी इनका HCF क्या आ रहा है, एक तो 13 आ रहा है और गुणा 182 आ रहा है। तो इन दोनों की गुणा करके देखना है आपको कि आंसर इक्वल आ रहे हैं क्या, दोनों साइड समान आ रही है क्या। अब मैं जब इनकी गुणा करूंगा तो आंसर आएगा 2366, इधर भी आएगा, और जब इसकी गुणा करूंगा तो यहाँ भी 2366 ही आएगा। तो बस अतः क्या है भाई, बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष, इसे लिख लो चाहे, बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष। बस इस तरह हम इस क्वेश्चन को करना है। अब ऐसे इसका सेकंड पार्ट हम कर लेंगे। तो सेकंड पार्ट में भी क्या कहा गया है निकालने के लिए, 510 और 92 का। ठीक है, तो 510 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं, लिख लो इसे, 510 के अभाज्य गुणनखंड क्या निकलेंगे, मैं सीधा आपको बता रहा हूँ, आपको तो निकालना ही है कि 2 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा 17। ठीक है, और ऐसे ही 92 के क्या निकलेंगे, 92 के हमारे निकलेंगे 2 गुणा 2 गुणा 23। अब आपको क्या करना है, देखो इन्हें घातों के मतलब घातों के रूप में बना लेना अगर हैं तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, मगर ऊपर वाले में तो है नहीं, नीचे वाले में है, तो इसे घातों के रूप में लिख लेंगे। तो 2 की घात 2 और गुणा 23 हो जाएगा। ठीक है, इसे हमने इस रूप में हमने लिख लिया। तो हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है।
HCF। तो कॉमन कौन सा गुणनखंड है? 23 इसमें आ रहा है भाई, 23 इसमें आ रहा है मगर इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है, इसे भूल जाओ, ये कुछ नहीं है, अब इसके घात के रूप में हमने लिख लिया, ठीक है। तो 23 इसमें आ रहा है मगर इसमें नहीं आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो कॉमन गुणनखंड कौन सा हो गया? कॉमन गुणनखंड कौन सा हो गया? कॉमन गुणनखंड हो गया 2। उसकी सबसे छोटी घात HCF होती है। कॉमन गुणनखंड की सबसे छोटी घात कौन सी? कि यहाँ तो 2 है और यहाँ कोई घात नहीं है, तो यहाँ घात 1 होती है, तो सबसे छोटी घात क्या है? 1 है, तो 2 का 2 हो गया, ठीक है। और LCM में क्या हो जाएगा? LCM में सभी गुणनखंड की सबसे बड़ी घात, तो 2 की घात 2 ले लिया हमने, और ऐसी 3 भी है, इसमें सभी गुणनखंड यूज़ कर लो, 3 भी है और 5 भी है और 17 भी है और 23 भी है, ठीक है। तो सारे गुणनखंड की सबसे बड़ी घात हमने ले ली, ठीक है। अब जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा सीधा, मैं देखो इन सारों की मल्टीप्लाई करनी है, एलसीएम लिखकर बस इतना नहीं करना, इनकी मल्टीप्लाई करके पूरा एलसीएम निकालना है, तो आएगा 23,460। हमें क्या करनी है? जांच करनी है, जांच करनी है। जांच से हमें वही करना है कि दोनों संख्याओं गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बराबर है HCF गुणा LCM के। तो बस यानी मैं इसे कहूँ, बराबर नहीं लगाना यहाँ, 510 गुणा 92, ये तो 2 संख्या हो गई, और बराबर है कि HCF क्या है? 2, और गुणा LCM क्या है? 2 3 4 6 0। अब इनकी मल्टीप्लाई करके जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना इनका, तो आंसर आएगा 46,920, और जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर देख लो, 2 0 0 और 2 6 12 का 2 का हासिल लगाएगी, 2 6 8 और 9 और 2 3 6 और 2 दूनी 4 हो जाएगा 46,920, यानी बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष, ठीक है। तो ये हमने कर लिया और यही हमारा आंसर है, ठीक है। ये भी समझ गए ना? अब कोई डाउट हो तो पूछ लेना, फिर कह रहा हूँ मैं। अब करते हैं थर्ड इसका। तो थर्ड हमारा है 336 और 54, सेम हमें वैसे ही करना है। पहले तो 336 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो और उन्हें लिखो। क्या लिखना है? कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 32 16 48 48 की जब हम 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 336 आएगा। मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है। 1 2 3 4, तो 4 बार 2 है, ठीक है। तो इसे लिख लो घात के रूप में, 2 की घात 4 और मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 7, ठीक है। और 54 के भी ऐसे कर लो। 54 का क्या निकलेगा? 54 का जो निकलेंगे अभाज्य गुणनखंड वो निकलेंगे, पूरा लिखना है इसे अभाज्य गुणनखंड, कि 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 दूनी 6 22 18 36 38 54, ठीक है। तो बस इस तरह अभाज्य संख्या से ही भाग करनी है, काटना है, वही ध्यान रखना बस आपको। अब हमें ज्ञात करना है क्या? इसे भी हाँ घात के रूप में लिख लो, इसे भी घात के रूप में लिख लो। तो इसे लिखेंगे 2 गुणा 3 की घात 3, ठीक है। तो बस हमें करना है क्या? हमें करना है इसका HCF ज्ञात, HCF। अब HCF में इन दोनों को देखो बस अब, ठीक है, ये बड़े वाले छोड़ दो, ठीक है। इन दोनों को तो देखो जो घात के रूप में हमने लिख ली। तो HCF निकालते हैं कॉमन गुणनखंड की सबसे छोटी घात, कॉमन गुणनखंड की सबसे छोटी घात। कॉमन कौन कौन से? एक तो 2 कॉमन है, दोनों में आ रहे हैं, सबसे छोटी घात 1 है, तो 2 लिख लिया हमने। और मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि यहाँ देखो 3 भी है, 3 की यहाँ 3 घात है, यहाँ 1 घात है, 3 की सबसे छोटी घात, तो मल्टीप्लाई में 3 भी आ गया, तो 3 दूनी 6, तो HCF हमारा हो गया 6। और LCM हमारा क्या हो गया? LCM सभी गुणनखंड की सबसे बड़ी घात। तो सभी गुणनखंड की सबसे बड़ी घात यानी 2 की घात 4 हो गया, और मल्टीप्लाई 3 की घात 3 हो गया, क्योंकि सबसे बड़ी घात 2 की घात 4 है, फिर 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 की सबसे बड़ी घात 3 है, तो 3 ले लिया, फिर 7 है तो 7 ले लो, मल्टीप्लाई 7। अब जब इसकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हम, सीधा मल्टीप्लाई कर दो इसकी, 2 दूनी 4 दूनी 8 खोल के पूरा मल्टीप्लाई कर देना, तो 3024 आएगा। अब हमें क्या करना है? ज्ञात करनी है, जांच करनी है, ठीक है। जांच में हमें क्या करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? HCF गुणा LCM होता है क्या? तो बस सेम हमें ये देखना है कि ये जांच भी हो जाएगी कि ये सही है हमारा या नहीं है। यही होता है तरीका। अगर हमें जांच करनी है, अगर हमें चेक करना है कि हमारा आंसर सही है या नहीं है, तो यही तरीका सही होता है। 336 की मल्टीप्लाई 54 और बराबर 6 गुणा 3024, ठीक है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड की, तो आंसर आएगा हमारा क्या? बिल्कुल आप चेक कर लेना, 18,144 तो इधर आएगा और यहाँ भी 18,144 आएगा। तो बायां पक्ष बराबर होगा, बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष के,
ठीक है, यही हमारा आंसर है, हमने उत्तर की जांच भी कर ली। ठीक है, अब करते हैं अगला प्रश्न। तो तीसरा दिया गया है हमें कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, यानी एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है बस हमें इन पूर्णांकों के अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारा फर्स्ट दिया गया है, अब की बार 3 संख्याएं हैं, एक तो है 12, 15 और 21, इसे लिख लो पूरा का पूरा, और 21 हमें दे रखा है। पहले 12 के अभाज्य गुणनखंड 12, 6 दूनी 12 है, यानी 2 6 12 है, यानी मैं सीधा इसे कहूँ कि 2 दूनी 4 तिया 12। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड आपको पता है ना कैसे निकाले हमने पहले क्वेश्चन में, तो आप तो सीधा अभाज्य गुणनखंड निकाल लोगे, इससे कोई टेंशन नहीं होने की। उसके बाद आएगा 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या निकलेंगे, तो 3 पंजे 15 है, तो 3 ये दोनों अभाज्य गुणनखंड हैं। ठीक है, उसके बाद आता है 21 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 3 सत्ते 21, तो HCF हमारा क्या हो जाएगा, HCF हमारा हो जाएगा, अच्छा घात के रूप में से लिख सकते हैं हम, 2 बराबर एक साथ नहीं होते, बट फिर भी मैं लिख रहा हूँ कि 2 की घात 2 और मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो घात के रूप में हमने लिख लिया। कॉमन गुणनखंड की सबसे छोटी घात, कॉमन कौन सा गुणनखंड है, कॉमन गुणनखंड तो 3 है, तो 3 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, सबसे छोटी घात यहाँ भी एक बार आ रहा है, यहाँ भी एक बार आ रहा है, यहाँ भी एक बार आ रहा है, तो बस 3 ही है। ठीक है, और LCM हमारा क्या है, LCM सभी गुणनखंड की सबसे बड़ी घात, सभी गुणनखंड यानी 2 भी है तो 2 की घात सबसे बड़ी क्या है, 2 है। उसके बाद 3 की घात सबसे बड़ी क्या है, 3 ही है, क्योंकि सबकी एक एक घात है। उसके बाद आ रहा है 5 और इसके बाद आ रहा है 7, यानी सारे गुणनखंड लेना है उसमें सबसे बड़ी घात के साथ। ठीक है, और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे चाहे खोल के लिख लो, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 40 20 60, 6 दूनी 22 है 642, तो 420 आ गया, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब करते हैं अगला सेकंड। तो सेकंड में 17, 23 और 29 का हमें HCF और LCM ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। 17 का 17 क्या आएगा भाई, 17 एक क्या है भाई, 17 तो क्या है भाई, अगर मैं इसे अभाज्य गुणनखंड बनाऊँ इसका 17 का 17 ही रहेगा, क्योंकि एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या कितने गुणनखंड होते हैं, 1 और गुणा 17, ऐसे लिख लेंगे इसे। ऐसे ही 17 के बाद इसका आएगा 23, 23 का भी 1 गुणा 23 हो जाएगा, क्योंकि इसका 1 से कट रहा है और खुद से ही से कटेगा। 29 भी एक अभाज्य संख्या है, तो 1 गुणा 29 हो जाएगा। HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा कॉमन गुणनखंड की सबसे छोटी घात, कॉमन तो बस एक ही आ रहा है तो एक ही आ जाएगा। LCM क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा हमारा सभी गुणनखंड, यानी चाहे मैं एक लूँ या ना लूँ, चलो एक ही ले ही लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 17 गुणा 23 और गुणा 29, अब जब इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे ना हम, तो हमारा आंसर आएगा 11 33 9, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, इस तरह आप सभी गुणनखंड की सबसे बड़ी घात हो जाएगी LCM। ठीक है, अब करेंगे हम कौन सा, थर्ड वाला, लास्ट इसका थर्ड है, थर्ड भी इसका जल्दी ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो थर्ड में हमें क्या दिया गया है, 8 9 और 25, 8 9 और 25 हमें दे रखा है। ठीक है, तो 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। 9 के क्या हो जाएंगे, 9 के 3 तिया 9 हो जाएंगे। अच्छा, इसे भी सही करके लिख लो कि 2 की घात 3 और ये हो जाएगा 3 की घात 2, और उसके बाद 25 के क्या हो जाएंगे, 5 पंजे 25, यानी 5 की घात 2, और बस इसे कर लेंगे हम सॉल्व। तो कॉमन गुणनखंड HCF क्या आ गया, HCF जब कोई संख्या कॉमन नहीं दिखी, वहाँ भी कोई संख्या कॉमन नहीं थी इससे पहले क्वेश्चन में। ठीक है, कॉमन तो यहाँ भी नहीं है कोई संख्या, तो यहाँ जब कॉमन नहीं है तो इसका भी HCF क्या होगा, एक ही होगा। ठीक है, और LCM क्या हो जाएगा, LCM सभी गुणनखंड की सबसे बड़ी घात, तो 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। अब ऐसे कर लेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 तिया 9 और 5 पंजे 25, तो 5 दूनी 10 दूनी 20 20 दूनी 40 40 दूनी 4 दूनी 8 4 12 22 24 36 36 पंजे 1800 हो गया, तो ये हो जाएगा 1800, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, मैंने कहा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम इंस्टाग्राम व्हाट्सअप तीनों की लिंक दी हुई है। ठीक है, अब करते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न हमें दे रखा है, जो हमें अगला प्रश्न दे रखा है ना, कौन सा दे रखा है, फोर्थ। इसमें हमें दिया गया है कि HCF 306 और 657 का जो है वो 9 है, इसका LCM ज्ञात करिए, इन दोनों संख्याओं का LCM ज्ञात करिए, 2 संख्या दे रखी है। ठीक है, तो इसे हम क्या लिखेंगे कि दिया है 2 संख्याएं जो हमें दे रखी है, 306 और 657, और इसका HCF हमें दे रखा है क्या, HCF जो हमें दे रखा है वो 9 है। हमें ज्ञात करना है LCM, हमें पता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF
गुणा LCM के। तो बस दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, एक तो है 306 और गुणा 657, और ये बराबर होगा किसके, HCF हमारा 9 है और LCM हमें ज्ञात करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन कोई सा भी आ जाए कि आपको एक संख्या दी हो, LCM दे रहा हो और HCF दिया हो, तो आपको दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, तब भी आप इसी फॉर्मूले से करेंगे। अगर आपको HCF दे रखा है, अगर HCF नहीं दिया, चलो LCM दे रखा होता, तो तब भी आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। दो संख्या गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। और कोई भी कुछ भी पूछना हो तो मेरे से पूछ लेना, मैं आपको बिल्कुल सही राय दूंगा और सही मतलब सही क्वेश्चन भी समझाऊंगा, ठीक है। तो ये बटे में हो जाएगा 9 और बराबर LCM ज्ञात हो जाएगा मैं। तो 9 से क्या कटेगा, 9 से काट लो जो भी कट रहा है, तो 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, 9 27, 28 29 30, 9 दूनी 28, 27 9 36, तो 34 आ जाएगा। इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो LCM हमारा सीधा निकल के आ जाएगा। LCM हमारा जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसकी मल्टीप्लाई करके आप देख लेना, तो ये हो जाएगा 22,338 आ जाएगा। और यही हमारा आंसर है, हमें LCM ही ज्ञात करना था, LCM हमने ज्ञात कर लिया, ठीक है। समझ में आया ना। अब करते हैं अगला प्रश्न। तो पांचवा हमें दिया गया है कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। हमें कहा गया है कि कोई संख्या 6 है, इसकी घात n, यहाँ कुछ भी हो सकता है कि वो 0 पर समाप्त हो सकती है। अगर यहाँ मैं 2 कर देता, 6 6 36 हो जाएगा, तो जब भी 6 पर समाप्त होगी। फिर अगर 3 पर कर देता, 6 2 बार 6 6 36, 36 6 216, जब भी 6 पर ख़त्म होगी, मतलब इसमें 0 नहीं आएगा, ठीक है। 0 नहीं आएगा तो हम इसमें कैसे करेंगे कि हम जानते हैं कि 6 के अभाज्य गुणनखंड, इसके 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, एक तो 2 जो है 2 गुणा 3, तो 2 3 6। अगर यहाँ 5 भी होता, 5 और गुणा 2 के रूप में होता, तो 5 दूनी 10, तब भी आराम से 0 पर ख़त्म हो जाएगा। अगर यहाँ 5 होता तो बस आराम से ख़त्म हो जाता, 5 दूनी 10 हो जाता, ठीक है। अगर ये 6 की जगह 5 होता है यहाँ, मतलब 6 के अभाज्य गुणनखंड में अगर ये 5 होता, फिर तो संख्या बदल जाती है वैसे तो 5 दूनी 10 के रूप में हो जाता, तो 10 के बाद आपको पता है कि संख्या 0 पर ही समाप्त होती है, इकाई का अंक, ठीक है। तो बस ये हमें समझना है कि है ये अभाज्य गुणनखंड है, अतः 6 के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आता, 5 नहीं आता, अतः यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। बस यही हमें आंसर है, ठीक है। बस यही बताना था और इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना था इसमें। अब करते हैं अगला प्रश्न जो है छठा। छठे में हमें क्या दिया गया है, पहले तो इसे लिख लो कि उत्तर नंबर 6, इसमें हमें दिया गया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 13 प्लस 13, इसे लिख लो 7 गुणा 11 और गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 है, एंड में प्लस 5। तो यह एक भाज्य संख्या है, ये हमें ज्ञात करना है। और क्यों, ये भी हमें बताना है भाज्य संख्या बन रही है क्या और ये क्यों है भाज्य। पहले तो इसे सॉल्व करके इसका आंसर निकाल लो, मतलब आंसर का मतलब है कि इसे एक संख्या बना लो, सबसे बेस्ट रहेगा कि इसे एक संख्या बना लो। तो 11 7 77 और गुणा 13 और प्लस 13, तो 13 दूनी 26, 13 39, 54, 65, 13 56, 7 91 का 81 लगा 9 और 13 7 91, 92 93 94 95 96 97 98 99 100, यानी यहाँ हो जाएगा 100 और 100 प्लस 13 यानी क्या संख्या बनी है, संख्या बनी है 1014, ठीक है। और ऐसे इस वाले से कर लेते हैं, इस वाले से भी कर लेंगे। 7 6 5 4 मल्टीप्लाई में है ये, ऐसे ही लिख रहा हूँ, और 3 और 2 और 1 और प्लस 5, इसे भी कर लेंगे। तो इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, मैं सीधा आपको बता रहा हूँ कि इसका भी आंसर क्या आएगा। इसका आंसर जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे ना और प्लस कर लोगे तो इसका आंसर आएगा, यहाँ चलो मल्टीप्लाई करके बता रहा हूँ कि क्या आएगा, 1040 आएगा और प्लस 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1045। तो 1045 आपको पता है कि दोनों संख्याएं क्या हैं, 1014, 2 से कट जाएगी। भाई भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसके 1 से अधिक गुणनखंड, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। अभाज्य के सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, या तो वो 1 से कटती है, खुद से कटती है। और भाज्य संख्याओं के बहुत सारे गुणनखंड होते हैं कि 2 से ज़्यादा होते हैं, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो। तो अगर मैं इसे
चेक करूँ कि ये 1 से भी कट जाएगा, खुद से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, ये भी 1 से भी कट जाएगा, खुद से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, क्या पता 3 से भी कटता हो। ठीक है, तो ये भाई 2 से तो ज़्यादा हो गए ना, एक और खुद के अलावा और भी गुणनखंड हो रहे हैं इनके, तो अतः ये भाज्य संख्या है। तो इसे लिख सकते हैं हम कि भाज्य संख्या है, भाज्य यह या ये भाज्य संख्या है क्योंकि इनके गुणनखंड 2 से अधिक हैं। बस यही हमें करना था और यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, समझ में आया ना। अब करते हैं हमारा लास्ट प्रश्न, और आज का जो अंतिम प्रश्न है वो मतलब बिल्कुल हम करते हैं इसे जल्दी से फटाफट खत्म करते हैं। तो 7वां हमें दिया गया है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें तो एक ही दिशा में चलते हैं और कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान में मिलेंगे। मान लो कि एक रेस है, ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये घूम के वापस आ रहे हैं इस पर। अब जब इस पर कौन कौन, एक तो रवि है और एक सोनिया है। अगर सोनिया दौड़ती है तो वह क्या करती है, पूरा दौड़ने के बाद वो पूरा कितना 18 मिनट में लगाती है, यानी 18 मिनट लगाती है। और रवि क्या कर रहा है, रवि भी इसी स्टार्टिंग पॉइंट से दौड़ रहा है, वो भी कितना मिनट लगा रहा है, 12 मिनट का समय लगा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर, यानी वापस, भाई ये 18 मिनट में दौड़ रही है, 18 का टाइम लगा रही है, तो जल्दी कौन दौड़ रहा है पहले ये बताओ इन दोनों में से, जल्दी कौन दौड़ रहा है। जल्दी दौड़ रहा है ये, रवि की स्पीड तेज़ है क्योंकि वो 12 मिनट लगा रहा है, सिर्फ 12 मिनट, और ये 18 मिनट लगा रही है। तो ये क्या कर रही है कि ये जितना चक्कर लगाएगी इतने में रवि एक चक्कर लगा के आगे भी पहुंच जाएगा, फिर वापस वे भी कह रहा है कि पुनः दोबारा कब पहुंचेंगे। भाई ये 18 मिनट में, यानी इसकी स्पीड स्लो है, किसकी, सोनिया की। तो सोनिया की स्पीड स्लो है, कोई है तो नहीं सोनिया, बट हो भी तो कोई दिक्कत नहीं, बुरा मत मानना यार ठीक है, तो सोनिया की स्पीड है, तो ये बहुत धीरे धीरे चल रही है और रवि पीछे से आया और ओवरटेक करा और फिर वापस चला गया। ठीक है, सोनिया यहाँ पहुंची और इतने में रवि दोबारा वापस घूम रहा है और सोनिया आगे पहुंच गई, फिर वापस रवि पीछे से आ रहा है, फिर सोनिया आगे पहुंच गई। तो ये बहुत देर का प्रोसेस है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और बहुत ज़्यादा टाइम के लिए हम निकालते हैं एलसीएम। यानी बस आपको याद रखना है कि सोनिया, भाई ये क्या करते हैं, हम एलसीएम निकालते हैं। तो सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर कितना, 18 मिनट। और ऐसे ही किसको, रवि को एक चक्कर में लगा समय, इसे कितना समय लगा, ये लगा है 12 मिनट। वे पुनः मिलेंगे, तो इसे लिख लेंगे, चलो इसे वैसे लिखो, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा। तो एससीएफ में तो कम टाइम निकलता है। हिंट तो यही मिल गया हमें कि एससीएफ में कम टाइम निकलेगा, हमें ज़्यादा टाइम चाहिए तो हमें एलसीएम में निकल सकता है वो। ठीक है, ये हिंट बन गया आपका कि 18 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लो। अब 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 2 3 6 2 12 6 18, और यानी इसे कर दूँ 2 की घात, मतलब 2 गुणा 3 की घात 2, और उसके बाद लास्ट हमारा है क्या, 12। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड ये हो जाएंगे 2 दूनी 4 3 12, तो ये हो गया हमारा 2 की घात 2 और गुणा 3। अब हमें क्या करना है, इसका एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, प्रत्येक गुणनखंड की सबसे बड़ी घात। प्रत्येक गुणनखंड कौन कौन से हो गए, एक तो 3 हो गया, एक 2 हो गया, दोनों यही, और कोई सा गुणनखंड यूज़ ही नहीं हो रहा। तो 2 की घात 2 सबसे अधिक घात ये है, और 3 की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, तो ये भी कर लिया हमने। तो 2 दूनी 4 और 3 3 9 9 दूनी 3 चुक 36, तो टोटल 36। तो बस यही हमारा आंसर है। अतः इसे लिख लेंगे हम, अतः 36 मिनट बाद वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। बस यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आए सभी प्रश्न, और हमारा चैप्टर नहीं एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी। समझ में आया ना प्रश्न।
अगर नहीं समझ में आया तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप तीनों की लिंक दी हुई है। आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, 100% करूँगा, बिल्कुल बिना डरे कुछ भी पूछ लेना, ठीक है। और अगर समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक, शेयर करना है जितना हो सके, और सब्सक्राइब करना है। नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है ना, टच कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।